अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर जहां से बली आपके साथ शिकागो से मौजूद हूँ और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि शिकागो के अंदर सना का एक ज़बरदस्त किस्म का इवेंट चल रहा है। सुबह सिंध फोकस है और उस पर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है, मौसमियाती तब्दीली पर बात हो रही है, ख़वातीन के मसाइल पर बात हो रही है, लोगों के मसाइल पर बात हो रही है, हेल्थ के मसाइल पर बात हो रही है और बहुत कुछ यहाँ पर शिकागो में हमें सुनने को मिल रहा है। अभी कुछ देर पहले एक ज़बरदस्त पैनल था जहाँ पर बातचीत हुई थी सिंध के हालात के ऊपर। मेरे साथ डॉक्टर गीत चैनानी मौजूद हैं। बहुत ही वसी तजर्बा है इनका भी और ख़ास पाकिस्तान में भी इन्होंने भी 3 साल गुजारा कुछ अर्सा पहले और वहाँ के ग्राउंड रियलिटीज़ देखी, ज़मीनी हक़ाइक़ देखे और बड़े अच्छे तरीके से इनको मालूम है कि वहाँ पे क्या इस वक्त मामला और किस तरीके से उनको दुरुस्त किया जा सकता है। डॉक्टर आमना बुटर हमारे साथ मौजूद हैं। भी तारुफ की मोहताज नहीं, वो भी पाकिस्तान होकर आई फ्लड्स के बाद और कुछ बात करते हैं कि पैनल में ज़बरदस्त बातें हुई। वो पूरा एक लंबा शो है, उसके हवाले से आपको बाद में एक छोटी सी रिपोर्ट बना के दिखाएंगे। लेकिन मामलात क्या हैं कि क्या किन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पर, किस तरीके से हालात ठीक होते हैं, ख़वातीन के क्या वहाँ पर मसाइल हैं, आइए कुछ बात करते हैं। थैंक यू सो मच टू बी विद अस टुडे। थैंक यू वेरी मच। आप पाकिस्तान में कुछ वक्त कर आई और आपने देखा, क्या आपका तज़किया, क्या एनालिसिस है? हाँ, तो 2010 में मैं पहली दफ़ा गई थी। वहाँ पे मैं 3 साल के लिए थी। वहाँ हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाए। पहले तो फ्लड रिलीफ था, फिर हमारा फोकस वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हो गया था। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक भी चलाया था। फिर 2013 में मैं वापस आ गई यूएस और फिर अब हम गए 2022 के फ्लड्स में। उस टाइम पे हमने डॉक्टर आमना को भी कहा कि आप चले हमारे साथ। और बस जो हम इस कन्वेंशन में हम यही बातें कर रहे थे कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए थे वहाँ पे, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को लेके क्या फोकस में था, उस पे हम और थोड़ी बात करते हैं। आपने क्या देखा, आपने वहाँ पे क्या देखा? क्योंकि जो एक मीडिया के अंदर एक इमेज है सिंध का, ख़ुसूस तौर पर अंदरूनी सिंध के कुछ इलाकों का, वो बड़ा बुरा इमेज है कि ख़वातीन को बड़े मसाइल हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तालीमी इदारों का बड़ा बुरा हाल है। क्या आपने खुद ये सब चीज़ें आंखों से देखी? जी हाँ। इसका आंसर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे नहीं पता कि किस तरह से कहें। द सिंपल आंसर इज़ यस। वहाँ पे बहुत मसले हैं। औरत एक्सेस उनका नहीं है इतना, वो सीक आउट नहीं करती हैं केयर, वो अपने गांव में ही रहती हैं। उनको शेपरोन चाहिए होता है बाहर जाने के लिए, वो नॉर्मली नहीं जाती हैं। और उस तरह से अगर आप सोसाइटल स्ट्रक्चर देखें तो उनका सोसाइटल स्ट्रक्चर ये है कि वो पहले मर्द को देखते हैं, फिर वो बच्चों को देखते हैं, फिर सास ससुर आते हैं, फिर आखिर में औरत आती है अपने बारे में सोचने के लिए। तो ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, ये हमारा कल्चरल चीज़ है, वहाँ पे बहुत प्रोनाउंस्ड है। तो वो अक्सर नहीं जाती हैं बाहर अपनी कोई हेल्थ की चीज़ों को लेके। तो जब ये ऐसी सीन्स होते हैं, जो फ्लड्स आते हैं और फिर हम जैसे लोग गाँव के अंदर जाते हैं, तो हमारी पेशेंट्स की लेवल औरतों की बहुत हाई होती है। तो मोस्टली औरतें ही आती हैं, बिकॉज इवन इन द मिडल ऑफ द फ्लड्स मर्द तो जाते हैं बाहर, सीक आउट करते हैं केयर, हॉस्पिटल चले जाएंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगी। औरतें फिर भी नहीं निकलती क्योंकि उनको तो अपने बच्चों और बड़ों को देखना होता है। तो ये है। आमना भी आप जब सैलाब ने तबाही मचाई पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा तबाही मची, लेकिन जो सुनने को मिल रहा है ख़वातीन की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उससे मुतासिर हुई है वहाँ पर, क्या कहें? हाँ, जाहिर है ख़वातीन की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। जैसे गीत ने कहा कि उनकी हेल्थ सबसे पीछे आती है, तो उनकी न्यूट्रिशन भी सबसे पीछे आती है कि वो खाना नहीं खाएंगी और सैलाब से पहले ही वो अंडर नरिश्ड, बच्चे और औरतें अंडर नरिश्ड और मेल नरिश्ड थे, और सैलाब आया तो खाने की और कमी हो गई। तो फिर अब वहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त है वो मेल न्यूट्रिशन का है, खुराक की कमी का है। और जैसे कि डॉक्टर गीत ने अंदर पैनल में कहा कि ये कहत की तरफ जाएगा क्योंकि उनका सब कुछ तो चला गया, वो खाना कहाँ से खाएं, उनके पास खाने को कुछ है नहीं और उनको अब मजीद न्यूट्रिशन की ज़रूरत है जो कि नहीं मिल रही। माओं का दूध सूख गया तो वो बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती, बच्चे छोटे हैं तो वो खाना भी नहीं खा सकते। तो औरत, माँ और बच्चे की सेहत और खुराक का सबसे बड़ा मसला इस वक्त है। तो आमना, ये तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है जो आप बता रहे हो और ये अब से नहीं है, कितने बरसों से है। तो आपके ख्याल में
प्रोविंशियल गवर्नमेंट और स्टेट जो है वो तो बुरी तरह नाकाम नहीं हो चुकी? इसमें मैं इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब वहां आपके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है टू बिगिन विद, जब आप, ये सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान की हुकूमत का है कि आपने वहां पे ना स्कूल हैं, ना बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, ना वहां पे सस्टेनेबल चीजें हैं। उनके पास जो था वो खत्म हो गया। 2010 के फ्लड आए, उसके बाद फिर अब 2022 के फ्लड आए, और अब और जो एनजीओ सेक्टर है, जो हम वेलफेयर सेक्टर हैं, हम वहां जैसे जब थे तो मुझे यही लगता था कि आज यहाँ हम बैठे हैं और इनके लिए इतना कुछ कर, हमें लग रहा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर उनके लिए तो आने वाला कल फिर वही है। तो ये अब से थोड़ी है, तो ये तो पिछले कई बरसों से है, तो इस पर काम क्यों नहीं होता? ना आपका पर्सनल एनालिसिस क्या है, इस पर काम क्यों नहीं होता? ये आज का मसला थोड़ी है। देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ रहती हूँ, तो इस पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती। मैं ये समझती हूँ कि और उससे हमारे पैनल से पहले जो पैनल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, उसमें नाजिश बरूही ने जैसे बात की थी कि ये तो लेट 90s में शुरू हुआ था जब ड्राउट आया था, और वहां से जो सारे एनवायरनमेंट हुए, तो काम होना चाहिए वहां पे। अब मगर उनको मसला ये होता है कि अब सड़कें टूट गई, अब वो सड़कें बनाएं, फिर उसके बाद ये आज हमें सोचना चाहिए कि आज ये हमें 10 साल पहले सोचना चाहिए था, 20 साल पहले सोचना चाहिए था कि हमारे ये पंजाब में भी यही मसला है, सिंध में भी यही मसला है कि जो रूरल सेक्टर है, बलूचिस्तान में भी यही मसला है। ये तो हुकूमत का काम है ना, सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, बेसिक हेल्थ यूनिट बनाना, सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपने अवाम के लिए, जो पाकिस्तानी लोगों के लिए जरूरियात फराहम करना। तो वही तो मैं बात आपसे कर रहा था कि फेल हो चुकी है ना इसमें। आपको क्या लगता है, आप क्या करोगे? तो 40 बरसों से हम यही देख रहे हैं, सिंध के ऊपर बात कर रहे हैं कि यार ना खाने को है, औरतों के बुरे हालात हैं, और 10,000 मसाइल हैं। आपका क्या तज्जिया है और आपकी सजेशंस क्या हैं कि इन हालात को ठीक कैसे किया जा सकता है? यार, इसका आई डोंट थिंक कोई सिंपल जवाब है। उस तरह से अगर आप देखें ना कि किस लेवल के आपके पास, मतलब 2010 में 33 मिलियन आई थिंक ऑफिशियल नंबर था जो इफेक्ट हुए। अब उन इफेक्टीज को ऑलमोस्ट 10 साल लग गए उस कर्जे से निकलने में, अपने घरों को रीबिल्ड करने में, अपने जो फार्म लैंड, उनका एग्रीकल्चरल लैंड जो डिस्ट्रॉय हो गया, उससे बाहर निकलने में इट टुक देम ऑलमोस्ट 10 years। अब फिर उसके ऊपर फ्लड आया। अब मैं ऐसे लोगों के साथ भी मिली जिन्होंने कहा कि हम तो लुट गए, क्योंकि हमने पिछले 10 साल से हम अपना यही कर रहे थे 2010 के फ्लड से निकलने का। अभी भी हमने जस्ट मे बी 1 year ago वी गॉट फ्री फ्रॉम दैट, उसमें से हम आज़ाद हुए हैं उस कर्जे से, उसी से। अब फिर से वही नए सिरे से शुरू हुआ है। तो सिमिलरली अगर ये माइक्रोकाज़म पे भी हो रहा है, तो आई थिंक ये मैक्रोकाज़म पे भी यही हो रहा है कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए आई थिंक इट्स टू ह्यूज अ डिस्ट्रक्शन दैट्स हैपनिंग। मतलब इतना हाई लेवल का, सिर्फ आप कहते हैं कि ओनली एक गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट को अपने मसले मसाइल तो बहुत है ना, कराची भी है, तो मतलब नॉर्थ भी है, पंजाब भी है, हर जगह है, पूरे कंट्री को अपने देखना है। और सिंध में बहुत हाई लेवल का डिस्ट्रक्शन और डिजास्टर आ रहा है। इज इट ओके अगर आप उस तरह से सोचें कि क्या ये सही है कि एक ही स्टेट को इतना ज्यादा आप पैसे डालें टू मेक इट ओके, तो फिर आप और जगहों से ले रहे हैं। ये एक बहुत अजीब क्वेश्चन, या शायद एक मुश्किल चीज होगी फॉर द पीपल सिटिंग एट द टॉप कि किस तरह से हम इसको एड्रेस करें। 1 2 आई डोंट थिंक लोगों को ये एग्जैक्टली पता था कि इस लेवल का डेविस्टेशन होगा। जो गवर्नमेंट में भी लोग हैं, एवरीबडी वाज क्वाइट सरप्राइज्ड 2022 में जब ये इतने हाई लेवल का डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी भी ऑफिशियल नंबर्स आर वेरी लो। माई एक्सपीरियंस ग्राउंड पे मुझे तो लगता है 50 मिलियन अफेक्ट हुए हैं, और हम यहाँ ऑफिशियल नंबर्स में 35 मिलियन कह रहे हैं। तो ये अक्सर होता है, दिस इज नॉट एनीथिंग, इट्स नॉट अ कंस्पिरेसी और एनीथिंग, ये होता है हमेशा। नंबर्स थोड़े से ऑफ हो जाते हैं बिकॉज वो कोरैबोरेटिव नंबर्स नहीं होते, लेकिन लुकिंग एट द ग्राउंड, तो इसका
don't think there's a simple answer to that. Is it just the government? I'm not sure. हमने इसमें एक और बात भी है जो हमने दीगर पैनलिस्ट से सुनी, वही कहते हैं कि सिर्फ पैसा देना तो सब कुछ नहीं है, वहाँ सिस्टम ही कोई नहीं है इम्प्लीमेंटेशन का पॉलिसी के ऊपर। ये भी एक अजीब सी बात है कि चले पैसे भी आ गए, वर्ल्ड बैंक ने भी दे दिया और दीगर मुल्कों ने आपको पैसे दे दिए, लेकिन आपके पास वो इस्तात ही नहीं है कि आपने पैसा इस्तेमाल कैसे करना है, उस पॉलिसी के ऊपर रद्द अमल कैसा करना है, उस पर अमल दरामद कैसे करना है। तो आपने ये भी एक बड़ी एक वजह है, ये बहुत बड़ी वजह है कि जब 75 साल हो गए कि सिस्टम ही नहीं डेवलप हो सका। आप देखें और अपने नेबर्स से कंपेयर करें, बांग्लादेश डेल्टा है, 70s में, 60s में, 80s में, 90s में आप यही सुनते रहे, फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं। अब आपने सुना है फ्लड्स आए, पिछले 23 साल में सुना है फ्लड्स आए, क्योंकि उन्होंने अब हुकूमत के लिए, हुकूमत अवाम सब ने मिल के अपना मसला खत्म कर दिया। तो ये अब आप जब पूरा एक सिस्टम है जो आपको डेवलप करना है, जो एक साथ वाले हमसाये मुल्क ने करके दिखा दिया आपको, मे बी वी शुड आस्क देम फॉर गाइडेंस कि उन्होंने कैसे किया। उनके पास कोई, वो भी वहीं रहते हैं ना, उनके पास भी वही, तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया, उन्होंने अपनी सस्टेनेबल इनकम को डेवलप किया, एंड देन दे वर्कड ऑन देयर सिस्टम। तो लगता है हम लोगों की नीयत ही नहीं है काम ठीक करने की, क्योंकि जब नीयत होगी तो हम काम करेंगे ना। नीयत ही नहीं है किसी को ठीक करना है, अपने वो पॉलिटिकल क्योस में पड़े हुए हैं, एक दूसरे को व्हाटएवर मारामारी चल रही है। तालीम सबसे बड़ा मेरी नजर में ये है कि तालीम, बेसिक एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, जब आप फैमिली प्लानिंग पे वर्क करें, आप बेसिक एजुकेशन पे वर्क करें कि हर पूरे मुल्क में तमाम जो लोग हैं लिटरेसी रेट को बढ़ाएं। आप लिटरेसी रेट को बढ़ाएंगे ना तो आपके मसले खुद ही हल होते जाएंगे, क्योंकि जब अवाम एजुकेटेड होंगे तो वो अपने तौर पे भी कोशिशें करेंगे और हुकूमत उनको सपोर्ट करे। अभी एक रिसेंट रिसर्च आई थी, कुछ हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग बता रहे थे मुझे ऑफ द रिकॉर्ड, तो आप ऑन द रिकॉर्ड कर देते हैं कि एवरी ईयर, कोई खबर भी छप गई थी, मैंने आर्टिकल लिखा था इस पर, कि एवरी ईयर 1.3 मिलियन पाकिस्तानी यूथ जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, वो मुल्क छोड़ के बाहर भाग रहे हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रही, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो ये कितना ये भी एक कितनी खौफनाक आप समझती हैं? ये एक, इस पे मैंने भी बयानात दिए हुए हैं कि जब मैंने कहा तालीम, मगर अगर आप तालीम देते जाएंगे और कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर एक वो प्रेशर कुकर बनता जाएगा ना कि कहाँ जाएं। आपको अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। अभी मैंने आपको अपने प्रोफेशनल्स को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। और आप तो कह रहे हैं ना बाहर जा रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो वापस जाते हैं, मैं बहुत लोगों को, जब मैं खुद गई वापस, मैं बहुत लोगों को जाती हूँ जो सिंसियरली वापस जाना चाहते हैं, और वहाँ इतने मुश्किल हालात हैं, वहाँ इतनी करप्शन है। ऐसे लोगों के लिए भी आम आदमी की तो बात ही नहीं करते ना, कि मेरे जैसे लोग जो वहां जाके, हम वहां डंडे बजाने तो नहीं जाते ना, पार्टी करने नहीं जाते, हम जब वापस जाके मूव होते हैं, वी वांट टू सर्व आवर कंट्री, बट देन मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई नो जो वहां गए हैं और फिर वो वापस आ गए हैं ना उम्मीद होके कि हम क्या कर सकते हैं। हम करप्शन का खात्मा बहुत जरूरी है। करप्शन के अलावा अपना एक और मसला ये, लोग ये कहते हैं कि ना तो वहाँ जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना इज्जत महफूज है। ये तीन अहम चीजें हैं। जब आपकी वही चीज महफूज नहीं होगी, आप कैसे वहां पर जाके रहेंगे? गीत, आप क्या कहोगे? ये जो भी ये हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आई नो आपका एक अपना एक वो होगा, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, आप कितना एक मुश्किल, अगेन आई थिंक मैंने शायद ये कहा कि ये इतना मल्टी फैक्टोरल एक इशू है कि आप, देयर इज अ वैक्यूम इन पाकिस्तान इटसेल्फ, कि हाँ आपका जैसे मैस एग्जिडस हो रहा है ब्रेन्स का, जो पढ़ लिख के पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे उनको जगह नहीं मिल रही काम करने की या व्हाटएवर, या सिस्टम ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि यार मैं वहाँ जाके ज़्यादा खुश रह सकता हूँ, महफूज रह सकता हूँ। तो ये एक इशू है। आपको चाहिए कि आप अपने एजुकेटेड लोगों को अपनी कंट्री में रखें।
और जो बेसिक एजुकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सिंध के अंदर फ्लड आ रहा है, 2010 में भी आया, 2022 में भी आया, अब तो कह रहे हैं ये 12 साल जो गुजरे हैं इस दफा 12 साल भी नहीं गुजरेंगे, हो सकता है नेक्स्ट फ्लड 2, 3, 4 साल में आ जाए। ठीक है, आपने क्या किया इसको, जस्ट इवन इन अ बेसिक लेवल व्हाट हैव यू डन, क्या किया है आपने टू address this issue if it happens in 4 more years? क्या आपके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई इमरजेंसी ऑफिसर है जो बेसिक चीजें प्रोवाइड कर सकता है, जो एटलीस्ट एडवाइस कर सकता है कि देखें आप ये, जैसे आप बिरयानियां बना के देखो के भेज रहे हैं, आप वहां पे प्लीज ना करें, आप इंस्टेड मिक्स्ड ड्राइड फ्रूट्स दें, आप खजूर दें, हाई कैलोरिक इनटेक वाले खाने आप दें, आइडेंटिफाई दोज फूड्स सो दैट पीपल, जो आम इंसान भी करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत फिनोमिनल चीज भी है कि आम इंसान भी उठ जाता है एंड वांट्स टू हेल्प, तो वो निकल आते हैं बेचारे और वो बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे जेडीसी ने वो लगाए थे, उन्होंने बड़े तंबे या व्हाटएवर इन द मिडल ऑफ कराची, तो कोई भी आके वहां पे फेंक के जा रहा था जो उनको समझ आ रहा था, लेकिन इट्स नॉट अ वेल नोन वेल ऑयल्ड मशीन कि आपको पता है कि हाँ मैं खजूर देता हूँ, मैं कैशूज देता हूँ, मैं आलमंड्स देता हूँ, चलो पीनट बटर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन लोगों के लिए, लंबे अरसे भी चलते हैं, स्पॉइल नहीं होते, एंड कैलोरिक इनटेक एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू उनका बहुत हाई है, लेकिन आपने ये भी नहीं किया। मतलब बेसिक चीजें जो होती हैं वो आपको करना चाहिए ना, व्हेन यू नो दैट दिस इज गोना हैपन। नॉट श्योर व्हाट द आंसर टू दैट इज। और आपने कोई नया डिजास्टर आ गया उससे भी निपटने की हमारे अंदर तो कोई कैपेसिटी है ही नहीं बिल्कुल। रामना, यही गीत ने भी यही कहा है कि अभी अब वो आपने ठीक है, अब यू नो अब 8-9 महीने हो गए हैं, अब आप क्या कर रहे हैं भाई? टू अभी तो आप इसमें से ही, जैसे उनको 10 साल लगे अपने आप को रीबिल्ड करने में, सब दोबारा बर्बाद हो गया। तो अब हमें प्लान्स करने चाहिए। हमारे पास कितने ग्रेट माइंड्स मौजूद हैं, डॉक्टर कैसर बंगाली और यू नो और बेशुमार हमारे पास साइंटिस्ट हैं, हमारे पास रिसर्च, यहाँ के लोग वहां जहां पे जो एक्सपर्ट्स पाकिस्तानीज हैं पूरी दुनिया में, दे वांट टू गो बैक। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे जैसे लोग जब वापस जाते हैं तो हमें शक की निगाह से देखा जाता है। उनको वापस जाने की भी जरूरत नहीं है, हाँ, वो यहाँ ही बैठ के आपको आप तो ये अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर सकते हैं कि यार हमने प्लान बनाया है, देखें आप अब इसको ब्रिंग इट इनटू रियलिटी। तो ये भी है। लास्ट क्वेश्चन, आर यू होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो बेहतरी हो सकती है? ज्यादातर लोग तो, मुझे तो कोई होप नजर नहीं आती, लेकिन आप बताइए क्या आपको मैं आई एम है या नहीं? मेरे बारे में आप किसी से भी पूछेंगे ना तो वो कहेंगे कि आई एम एक्चुअली ऑप्टिमिस्टिक टू अ फॉल्ट। मैं दुख की बात है, दिल बहुत दुख ही होता है, मगर मैं फिर भी समझती हूँ कि मैं होपफुल हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारे जैसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वहाँ के बासी जो हैं वो भी करना चाहते हैं। तो अगर हम अभी भी सीख जाएं, अभी भी समझने की कोशिश करें, हम ऐसी चीजें करें, हम तालीम पे फोकस करें, हम बेसिक प्राइमरी प्रिवेंशन पे फोकस करें, हम विमेन्स हेल्थ पे फोकस करें, हम वहाँ के माहौल के मुताबिक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पे फोकस करें, तो और प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर कैलामिटीज पे फोकस करें। और हम ये जो दुनिया के वडेरे हैं, जो ताकतवर ममालिक हैं, जो हमारे पास अपनी पावर लेके आना चाहते हैं, हम उनको ये इस तरफ लेके आए कि हमें खैरात की जरूरत नहीं है। हमें जब हमारे पे कैलामिटी आए, हमें उस वक्त जो है ना, आप हमारे सामने हमारे कशकोल में कुछ डाल दें, हमें उसकी जरूरत नहीं है। आप हमारे लिए हमें ऐसे प्लान्स करके दें, हम खुद प्लान बनाते हैं, आप उसको फंड करें ताकि हम आगे चल सकें। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस मुल्क में कानून पर अमल दरामद ना हो, किसी की अकाउंटेबिलिटी ना हो, वहां पे तो कोई भी सिस्टम चल नहीं सकता। ये एक बड़ा अलमिया नहीं है हमारी सोसाइटी का कि ना तो अकाउंटेबिलिटी है और ना ही कानून पर अमल दरामद है। हाँ, ये है अलमिया, और
यही अलमिया है। आप मैंने पहले भी अपने नेबरिंग कंट्री की मिसाल दी है, मैं इंडिया की मिसाल दूंगी कि मैं जब पाकिस्तान में थी और पॉलिटिक्स में थी तो मैं पढ़ा करती थी कि आप करप्शन के नंबर उठा के देख लें, आप किसी भी चीज के नंबर उठा के देख लें, इंडिया में ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मगर वहां क्या है जो हमारे पास नहीं है? वो ये है कि वहां चाहे जैसी भी है ना डेमोक्रेसी रही है। अब बांग्लादेश में देख लें, वहां चाहे जैसी भी है ना डेमोक्रेसी रही है जब से वो मुल्क बने। हमारे यहाँ मसला ये है कि डेमोक्रेसी को सैबोटाज किया जाता है, और वो दैट्स द आंसर। द अदर आंसर इज दैट the same example, India has ended feudalism, Bangladesh has ended feudalism, we have not ended feudalism. India has a cap on private tuition, private schools tuition, चाहे जितना बड़ा भी मर्जी प्राइवेट स्कूल हो, कैप है। प्राइवेट क्लिनिक्स पे कैप है उनकी फीस पे। The same, I don't know about Bangladesh, but I know about India because I had researched that. हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं, दिमाग मौजूद है, हमें पता है क्या करना है, भाई हमें मौका दें। लास्ट कमेंट क्या कहेंगे आप? कितना जरूरी है अकाउंटेबिलिटी और लोगों से सवाल करना और लोगों के हालात ठीक करना और कानून पर अमल दरामद होना कितना जरूरी है? अच्छा, मैं मेरे नज़दीक, और ये डिस्कशंस मेरी काफ़ी चल रही हैं लेटली, आई थिंक इफेक्टिव डेमोक्रेसी ये होती है कि दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सिटीजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सवाल जवाब करें, अकाउंटेबिलिटी मांगे, और फिर गवर्नमेंट का ये इंटरैक्टिव होता है ना फोरम कि गवर्नमेंट भी आपको जवाब दे। आप जब सवाल करना ही छोड़ देते हैं और हाथ ऊपर कर देते हैं कि हाँ ये तो है ही नहीं और हम कौन से सवाल पूछें और कोई भी हमें जवाब नहीं दे रहा, तो इवेंचुअली दे आर नॉट आंसरेबल टू यू एनी मोर एंड अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो द सिटीजन्स हैव टू रिमेन एंगेज्ड फॉर इट टू बी एन इफेक्टिव डेमोक्रेसी एट द एंड ऑफ द डे, नंबर वन। नंबर टू, मेरा फाइनल थॉट है कि जब मैंने तो 2010 में भी काम किया था ना, तभी भी मैंने यही सोचा था, आज भी मैं यही सोचती हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने अपना एक सिस्टम क्रिएट किया है कि वो सब बैठ के एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं एंड बेहतरी की तरफ जाते हैं फॉर दैट रीजन। सिमिलरली हमारे लिए साउथ एशियन यूनियन भी होना चाहिए, जहाँ पे हम बैठ के अपने मिस्टेक्स, मसाइल, मसले डिस्कस करें और एक दूसरे से लर्न करें कि हाँ आगे हम इस तरह से जा सकते हैं। हो सकता है कि वी कैन फाइंड solutions on the other side, or trade may even happen, you know, some big things can happen this way. Health would be one of the first places jahan pe aap start kare. Health is very easy and it's very non-political, तो आप वहां से स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ते जाए, but I think this is very important. बहुत शुक्रिया आप दोनों का न्यूज़ दौर के लिए वक्त देने का। आप प्रोग्राम सुन रहे थे जहां ज़ेब अली को शिकागो से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।